अब एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल 7। लेकिन इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे छोटा सा, बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज द बैड डेट रिकवर्ड? अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ कर चुके हो, बैड डेट आप रिकॉर्ड कर चुके हो पिछले सालों में, और इस साल वो हमें पेमेंट कर दे, उसको हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, इसकी सिंपल एंट्री होती है। इसकी एंट्री ये होती है कैश डेबिट, तो कैश हमारे पास आ रहा है, और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट, या इसकी जगह हम बैड डेट एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर सकते हैं। चूंकि वो पर्सन जो बैड हो चुका होता है उसका पिछले सालों में एक्सपेंस ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, और इस साल चूंकि वो रिकवर हो जाता है तो इस साल के एक्सपेंस में से आप माइनस भी कर सकते हो और अलहदा से हेड भी खोल सकते हो बैड डेट रिकवर्ड का। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बैड डेट एक्सपेंस को ही लेके चलो, यानी बैड डेट एक्सपेंस में से ही आप इसको माइनस कर दो। ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, जितना हमने पढ़ा है उसको एक एग्जांपल में सम अप कर रहा हूं। At start of year, 1st January 2019, allowance balance was calculated as, allowance was calculated as Mr. B या Mr. Basit 40,000 into 60%, which is equal to 24,000. Mr. Kashif 30,000 into 50%, 15,000. Mr. Salim 20,000 into 100%. This one is a specific. Mr. Zakir 10,000 into 40%, 4,000. $63,000 आ गया। जनरल 310,000 into 5%, 15,050 I think. $15,500, 78,500. ये अलाउंस आ, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2019, Mr. Basit was declared bankrupt
and 20%, 25% was recovered from him. Number 2, Mr. Kashif was also declared bankrupt and 60% amount was recovered. Number 3, Mr. Salim was disappeared and his account was written off. Number 4, other bad debts. $9,000. Number 5, bad debt recovered $11,200. End of the period at 31st December 2019. Accounts receivable were 364,000. These includes Mr. Jamil, who owed rupees 14,500, 20% expected recovery. Mr. Tahir, who owed 27,000, 70% allowance is required. ये मैंने एक ऐसी एग्जांपल बनाई जिसके अंदर जो पढ़ चुके हैं वो सारा कवर होगा और इवन ये वाला पॉइंट भी हमारे सामने आ जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। ये छोटा सा पॉइंट है और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन से लेजर बनाने हैं बताइए, बताइए स्टूडेंट्स, कितने लेजर बनाने हैं और कौन कौन से? सर 2। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल भी बनेगा, अलाउंस भी बनेगा और बैड डेट्स भी बनेगा। तीनों लेजर बनाऊं? ठीक कह रहा हूं सर? 2 लेजर्स बनेंगे। 2 बनेंगे जी, इसमें 2 लेजर बनेंगे जिसमें अकाउंट रिसीवेबल शामिल नहीं है। मैं सेवरल टाइम कह चुका हूं, अकाउंट रिसीवेबल तब बनेगा जब क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है।
जिस क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल गिवन होगा क्लोजिंग बैलेंस, वहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हम दो बैलेंस ओपन करते हैं। सबसे पहले अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और सबसे पहले मैं इसका ओपनिंग बैलेंस लेकर आता हूं। 1 जनवरी 2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अलाउंस का जो बैलेंस आ रहा है यू कैन सी 78,500। ठीक है, और दूसरा आएगा बैड डेट्स। स्लो लेके चल रहा हूं इसलिए एक एक चीज समझिएगा। ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, इसकी डिटेल मुझे अभी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए था, वो मैंने ले लिया। अब आइएगा यहां पर, मिस्टर बासित वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। एक चीज याद रखना है, अब मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको बेशक नोट डाउन करो अपने तरीके से। अगर कोई भी कस्टमर बैड डेट होता है और उसके अगेंस्ट हमने पिछले साल अलाउंस क्रिएट किया होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसको आप अलाउंस के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, और जो बैलेंस है वो डिफरेंस जो है वो बैड डेट्स में जाएगा। ये सिचुएशन जरा तीनों देखिएगा। मिस्टर बासित बैंकरप्ट हो गया, 25% उससे हम रिकवर कर रहे हैं, तो हमारा लॉस कितना हुआ? 75%। पहले लॉस की अमाउंट निकाल लो यहां पर मिस्टर बासित की। ये मैं यहां पर लिखता हूं कि लॉस अलाउंस कितना था इसका, पहले अलाउंस लिख लीजिएगा मिस्टर बासित का। बासित का जो हमने अलाउंस क्रिएट किया हुआ है वो है 24,000, और लॉस कितना हुआ है मेरा? बासित से 25% अगर रिकवर हो रहा है, इट मींस 75% लॉस हो रहा है, और 75% में कैलकुलेट करूंगा 40,000 का, तो 40,000 का 75% कैलकुलेट करता हूं तो ये अमाउंट आएगी, चेक कर लेना, अमाउंट आएगी 30,000। अब यहां पर 6,000 का लॉस, एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। अब इसका तरीका क्या है? एक स्टेटमेंट फिर बोलूंगा, जब भी कोई कस्टमर बैड डेट होता है, पहला स्टेप आपने ये देखना है क्या उसके अगेंस्ट अलाउंस क्रिएट हुआ था। अगर आंसर यस है, सीधा जितना अलाउंस है ना वो अलाउंस को डेबिट कर दो। ओहो, आप लोग सोए हुए हो, मैं तो चलो पढ़ा पढ़ा के मेरा यह हाल हो जाता है। आप लोग सोए हुए हो, मैंने गलत साइड पे लिखा और आप बोले ही नहीं। यही सोच रहे थे। तो पहला फिर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका जो बैंकरप्ट हो गया हो और उसका पिछले साल अलाउंस क्रिएट हुआ हो, तो पहला स्टेप ये है जितना अलाउंस है ना वो सारा इसका डेबिट कर दो। यानी 31 दिसंबर 2019 को मैं डेबिट करूंगा अकाउंट रिसीवेबल, और साथ लिखता हूं बासित, और इसका अलाउंस है 24,000। ये देखिए ये खत्म कर दिया। अब लेकिन दूसरी तरफ मेरा लॉस हुआ कितना है? 30,000, तो 25,000 मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। रिमेनिंग लॉस कहां जाएगा और किस जगह पे आएगा? बोलिए। बैड डेट्स में। बैड 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 डेट्स डेट्स की डेबिट कौन सी साइड पर? डेबिट डेबिट साइड, डेबिट पर। साइड। यानी ये मजीद लॉस रिकॉर्ड करना है तो इसको आप यहां डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये पहली सिचुएशन है कि अलाउंस कम था और लॉस ज्यादा हो गया। दूसरा नंबर,
मिस्टर काशिफ में आते हैं। मिस्टर काशिफ वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट and 60% amount was recovered from him। पहले जरा ये छोटी सी कैलकुलेशन समझा देता हूं। काशिफ का अलाउंस कितना था क्वेश्चन के मुताबिक? 15,000। हम 15,000 का अलाउंस क्रिएट कर चुके थे और एक्चुअल लॉस हुआ है 40%, बिकॉज 60% अमाउंट वॉज रिकवर्ड, 40% अमाउंट हैज नॉट रिकवर्ड। तो 40% अमाउंट आप एडजस्ट करो, देखोगे कितनी बनती है। 30,000 का 40% 12,000। 12,000. तो ये जो 3,000 है ये लॉस मेरा कम हुआ है। जब लॉस कम हुआ हो तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ लॉस, यानी अब मुझे लॉस को रिवर्स करना है। अब मुझे करना क्या है? प्रिंसिपल वही है, दोबारा उसी तरीके से लेकर चल रहा हूं। एक कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, पहला काम ये देखना है उसके अगेंस्ट अलाउंस था। आंसर इज यस। कितना अलाउंस था? 15,000। ये सारे का सारा अलाउंस खत्म कर दो। अकाउंट रिसीवेबल और मिस्टर काशिफ, देख लो सिमिलैरिटी लगा रहा हूं। पहले केस में भी सारा खत्म किया, दूसरे केस में भी सारा खत्म कर दिया मैंने। अमाउंट 15,000, लेकिन लॉस कितना हुआ है? लॉस तो सिर्फ 12,000 हुआ है। तो 3,000 को मुझे रिवर्स करना है। तो कहां लिखूं 3,000 को? बैड डेट्स की अकाउंट क्रेडिट में। साइड पे, बैड डेट्स की Bad. क्रेडिट साइड। सर बैड डेट Good. क्रेडिट साइड। ये 3,000 की अमाउंट बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे आएगी। क्यों? क्योंकि लॉस कम हुआ है। तो ट्रीटमेंट एक ही है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि एक ज्यादा है और एक कम है। और ये 3,000 मैंने यहां पर क्रेडिट कर दिया। ये दो एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट, मिस्टर सलीम was declared, was disappeared and his account was written off। यानी ये तो भाग ही गया है, खत्म हो गई इसकी कहानी। अब मिस्टर सलीम से का अलाउंस कितना था? 20,000। मिस्टर सलीम का अलाउंस था 20,000 और लॉस कितना हुआ है? तो जब डिसअपियर हो गया तो पैसे थोड़ी देके गया मैं, सारी रकम डूब गई। कितनी रकम थी? 20,000। तो यहां पर 20,000 का अलाउंस है और 20,000 का ही लॉस हुआ है। तो इसका नो इफेक्ट आएगा ऑन बैड डेट्स। यानी यहां पर हमने डेबिट किए थे बैड डेट्स, यहां हमने बैड डेट्स को क्रेडिट किया था और यहां पर नो इफेक्ट ऑन बैड डेट्स। बैड डेट्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बताइए, वही रूल, वही स्टेटमेंट, वही चीज मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर कोई कस्टमर हमारा बैंकरप्ट होता है तो फौरन देखना उसका अलाउंस क्रिएट था। आंसर इज यस। जितना अलाउंस क्रिएट हुआ है सारा खत्म कर दो। और जब खत्म करूंगा तो डेबिट साइड पे आएगा अलाउंस के, अकाउंट रिसीवेबल और सलीम। तो ये तीनों में आप सिमिलैरिटी देखोगे, चाहे लॉस ज्यादा हो, लॉस कम हो, लॉस इक्वल हो, यहां पर अलाउंस सारा खत्म कर। जो डिफरेंस इसका क्रिएट होता है वो बैड डेट्स में जाता है। जैसे यहां लॉस 30 हुआ था तो ये कम है तो 6 और रिकॉर्ड कर दो डेबिट साइड पे। यहां पे लॉस 12 हुआ था, ये 15 है, 3,000 रिवर्स कर दो। यहां पर 20,000 रिकॉर्ड हुआ है और 20,000 लॉस हुआ है, तो कोई एंट्री बैड डेट्स में पास नहीं करोगे। अब समझ आई ये बात, ये तीनों सिचुएशन की? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नंबर 4, अदर बैड डेट्स। अच्छा, अब ये भी बैड हो रहे हैं। क्या इसके अगेंस्ट कोई मैंने स्पेसिफिक अलाउंस ये तो क्रिएट किया हुआ है? जी
सर ये जो लास्ट वाला आपने 20,000 वाला समझाया है, दोनों बैड डेब्ट्स जो उसमें नहीं लिखनी एंट्री, ये दोबारा समझा दें। जी उसका जिसमें क्या लॉस, किया हुआ है? मैम सर जिसमें लॉस इक्वल हुआ हुआ है वो बता दें। जहां मैंने अभी बोला है कि जहां एक्चुअल लॉस उतना ही हो जितना अलाउंस है, तो बैड डेट्स में कोई अमाउंट नहीं लेके जानी। ठीक है, अलाउंस में तो आएगा ही, लेकिन बैड डेट्स में कोई अमाउंट नहीं लेके जाओ। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब जो मैं बात कर रहा हूं अदर बैड डेट्स की, ये जो अदर बैड डेट्स हैं वही क्वेश्चन करूंगा, क्या इस अदर बैड डेट्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक अलाउंस है? आंसर इज नो। नो। यस, यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्पेसिफिक अलाउंस से। तो फिर ये बैड डेट्स कहां जाएंगे? बोलिए। बैड डेट्स में। बैड डेट्स में। बैड डेट्स में। इनको आप लेके जाओगे बैड डेट्स में और लिखोगे अकाउंट रिसीवेबल, और यहां मैं अदर्स का वर्ड लिख देता हूं 9,000। नंबर 5 ट्रांजैक्शन, बैड डेट रिकवर्ड हुए हमारे 11,200। जब बैड डेट रिकवर्ड होते एक्सक्यूज हैं मी सर, जी, सर हमने मिस्टर जाकिर की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। यार आपकी आवाज नहीं आती, मैं क्या करूं, मुझे आप बता। मिस्टर जाकिर की हमने किया ही नहीं रिकॉर्ड। जी जी, मिस्टर जाकिर, इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई, मैं तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर जाकिर नहीं आया तो छोड़ दो, उसमें तो हमने उसका तो कुछ नहीं करूंगा। बैड डेट रिकवर्ड 11,200। जब बैड डेट रिकवर्ड होते हैं तो या तो इसको अलहदा हेड बनाओ, अलहदा जरूरत नहीं है, तो बैड डेट एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे ले जाओ और यहां लिखो कैश, और ये अमाउंट है 11,200। अब मैंने ये सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने रिकॉर्ड की, 1 2 3 4 एंड 5। अब साल हो गया खत्म, अब वही काम करना जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस। यहां अब आपने एक नई चीज भी सीखनी, अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस, जो वर्किंग हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए मुझे अकाउंट रिसीवेबल चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन में दिए हुए हैं 364,000। अब इसमें से हमने पढ़ा था सबसे पहले लेस होगा बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। इस क्वेश्चन में बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ नहीं है, ये सारे बैड डेट हो चुके हैं। नंबर 2, इसमें से लेस करना है स्पेसिफिक कस्टमर्स के बैलेंस। स्पेसिफिक कस्टमर बैलेंस, बताइए कौन कौन सा स्पेसिफिक कस्टमर लूं, बोलिए। सर आप सारे स्पेसिफिक मिस्टर जमील। मिस्टर जमील, कितनी अमाउंट लूं मिस्टर जमील की? 30%। हाँ 30% कहां नजर आ रहा है? 20%। 80%। यहां बैलेंस लेस करने हैं। अल्लाह का 11,600। 14,500। यहां अलाउंस नहीं कर रहा, 14,500। 14,500। और किस कस्टमर को लूं? इसके बाद जमील के बाद मिस्टर ताहिर। ताहिर, कितनी अमाउंट आएगी? 27,000। 27,000। और किस कस्टमर को लूं? जाकिर। वेरी गुड। देखो पहली चीज याद रखिए, आपने इनको नहीं लेना पहले, सबसे पहले ओपनिंग अलाउंस में आए। ये जो नेम दिए हुए हैं इनमें से मिस्टर बासित खत्म हो चुका है, यानी मीन इसका अकाउंट क्लोज हो चुका है।
काशिफ क्लोज हो गया, सलीम क्लोज हो गया, अब रह क्या गया? मिस्टर जाकिर, और इसकी कोई डिस्कशन नहीं आई। जब इसकी कोई डिस्कशन नहीं आई तो जब मैं क्लोजिंग अलाउंस लूंगा तो सबसे पहले मैं उसी को लूंगा, मिस्टर जाकिर। मिस्टर जाकिर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है मैंने? 10,000। अभी बैलेंस लेना है और उसके बाद आप क्लोजिंग में आए। मिस्टर जमील 14,500 और मिस्टर ताहिर 27,000। इन सबको ऐड कर लो, 51,500। अब इसको लेस कीजिएगा, ये बन गया 3,12,500 आई थिंक। अब यहां से अलाउंस क्रिएट करता हूं, पहले जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस आएगा 3,12,500 का 5%। $15,625 $15,625। फिर स्पेसिफिक कस्टमर्स। अब स्पेसिफिक में 3 नाम आएंगे। मिस्टर जाकिर, मिस्टर जाकिर का कितना अलाउंस क्रिएट करना है? वही जो पहले था, 40%। 4,000। मिस्टर जाकिर का 10,000 का 40% 4,000 आएगा। मिस्टर जमील, इसका कितना अलाउंस क्रिएट करना है? 11,600। रिसीवेबल है, इसका 20% एक्सपेक्टेड रिकवरी है, तो कितना अलाउंस क्रिएट करूं? 11,600। जी 80%। 80% अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं 80% तो 1450 1450 2900 600 11,600 बनेगा। उसके बाद आइएगा मिस्टर ताहिर। मिस्टर ताहिर का तो गिवन है, 70% अलाउंस निकालना है 27,000 का। 8,100 इसमें से लेस किया, $18,900 आई थिंक। इन तीनों को ऐड कर लो, 34,500। ये स्पेसिफिक अलाउंस आ गया। जनरल और स्पेसिफिक को ऐड किया, 50,125। ये 50,125 अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाता है, बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नंबर 150125। अब मैंने अलाउंस को बैलेंस करना है और इसका जो डिफरेंस आएगा वो बैड डेट्स में ले जाऊंगा। क्रेडिट, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, इसको प्लस करते हैं। $109,125 में से ये अमाउंट लेस कर दें, $30625। और ये अमाउंट कहां ट्रांसफर करूं? सर बैड डेट्स एसओसीआई। बैड डेट्स में अभी एसओसीआई नहीं आएगी, अभी ये अमाउंट पहले बैड डेट्स में जाएगी और बैड डेट्स की डेबिट साइड पे शो करेंगे अलाउंस 30625। हाँ, अलबत्ता इसका जो बैलेंस आएगा बैड डेट्स का, ये ट्रांसफर कर दूंगा एसओसीआई में। यकीनन डेबिट साइड ज्यादा है, इसको प्लस कर ले 45,625 और 45,625 में से आप 14,200 लेस कर दो,
31,425 अमाउंट shall be transferred to SOCI. कैलकुलेशन चेक कर लेना, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब पूछो इसमें से जो क्वेश्चन नहीं समझ आया। इस एग्जाम्पल को 1 से 2 मरतबा करना है। ये बड़ी कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल बनाई है मैंने जिसके अंदर सब कुछ कवर हो। अब आप बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 229, यहां से शुरू करने आपने क्वेश्चंस। नेल्सन का क्वेश्चन है, सामने रखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लिया है? यस सर। ओके जी। Nelson makes allowance for doubtful debts at varying percentage based on statistical analysis and the level of outstanding trade receivable. अब यहां से जब मैंने क्वेश्चन शुरू करने हैं ना, तो आपकी अगेन दोबारा से रिवीजन होती जाएगी जो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं आएगा, सिर्फ जनरल अलाउंस आएगा, और उसके बाद स्पेसिफिक अलाउंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डाटा जो दिया हुआ है 3 साल का है, 2010, 2011, 2012। इसमें ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर एंड बिफोर एडजस्टिंग एनी ऑफ द बैड डेट्स, ठीक है। यानी बैड डेट को एडजस्ट करने से पहले लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड बिफोर एडजस्टिंग फॉर एनी बैड डेट्स। यानी इसके अंदर जो भी बैड डेट्स दिए होंगे ये वो ही होंगे जो बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है। ये आपको रिसीवेबल दिए हुए हैं, उसके बाद एस्टिमेटेड बैड डेट्स गिवन है, और देखो लिखा हुआ है एस्टिमेटेड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन, यानी इसको खत्म करना है मैंने, हुए नहीं हुए। और डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5%, 6% और 7.5। कंपनी हर साल अलाउंस बढ़ा रही है। अलाउंस, डाउटफुल डेट अलाउंस एट 1 जनवरी 2010 वाज 10,000। ये 2010 का ओपनिंग बैलेंस है। रिक्वायरमेंट ये है 2 लेजर बनाने हैं, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। जी सर ये कल सर ने करवा दिया था ये क्वेश्चन। ये करवा दिया था? जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह आप लोग बड़े समझदार हो गए। मैं सारा क्वेश्चन पढ़ बैठा हूँ और एंड पे आगे कहते हो करवा दिए हैं। पहले ही बता दो मुझे, आगे चले। फ्लेंडर, ये तो नहीं करवाया? नहीं सर ये नहीं करवाया। नो सर। चले ठीक। फ्लेंडर का क्वेश्चन उठाइए। At 30th June 2011, Flender receivable were 50 million. He decided to establish a doubtful debt balance based on 5% of accounts receivable at the statement of financial position date. He made the first allowance at 30th June 2011. ये 2011 में वो कहता है पहला अलाउंस बनाया था, ठीक है। लेकिन हमें 2011 मांग नहीं रहा। Following relates to the year ended 30th June 2012 and 30th June 2013. ये 2 साल का डाटा है जिसमें क्रेडिट सेल भी गिवन है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स भी गिवन है और बैड डेट रिटर्न ऑफ गिवन है। राइट अप द रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ रिसीवेबल अकाउंट क्यों रिक्वायर कर रहा है? क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है। द बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट एंड डाउटफुल डेट्स अलाउंस अकाउंट, ये 3 लेजर आपने यहां पर बनाने हैं, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बताओ करवा दूं या छोड़ दूं होमवर्क के लिए? करवा दें। अच्छा जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा भी ना, वो भी आपने घर से प्लीज जरूर करना है।
इसमें 3 लेजर ओपन होंगे, सन्ड्री डेटर्स, यानी डेटर्स, उसने डेटर नहीं लिखा, रिसीवेबल लिखा है, जो लिखेगा मैं वो लिखता हूं, रिसीवेबल्स। अब चूंकि इसमें 2 साल का डाटा है तो मैं इसके लिए ज्यादा स्पेस छोड़ देता हूं, बनाना तो लहदा लहदा है। उसके बाद अलाउंस का लेजर आएगा, ये भी 2 साल का है, ये इतना काफी है, और नीचे बैड डेट्स बना लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लेकर आने हैं। इनमें से किन किन बैलेंस, किन किन लेजर के ओपनिंग बैलेंस होने चाहिए, बोलिए। रिसीवेबल एंड अलाउंस। जी, रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए जो डेबिट साइड पे आएगा, और अलाउंस का भी ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए जो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो रिसीवेबल का बैलेंस उसने दिया हुआ है 1 जनवरी 2011, नहीं 1 जुलाई 2011 को, क्योंकि 30 जून को क्लोज हो रहा है ना आपका ईयर। यहां पर बैलेंस आ रहा है और ये 50 मिलियन है। इतनी बड़ी अमाउंट लिखने की बजाय मैं इसको 50,000 लिखकर 3 जीरो यहां ऊपर ले जाता हूं, यानी जब भी कोई अमाउंट लिखूंगा 3 जीरो एलिमिनेट कर दूंगा। ये 50,000 लिखा हुआ है लेकिन इसको रीड करूंगा 50 मिलियन। अब आगे चलिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, ये क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी, रुपीज इन 1000, और इसका बैलेंस उसने दिया नहीं लेकिन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। वो लिखता है ही डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ डाउटफुल डेट्स अलाउंस बैलेंस बेस्ड ऑन 5% ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस। इस बैलेंस का 5% ले लो, वो अलाउंस का बैलेंस आ गया, विच इज 2500। अगर मैं 50,000 का 5% दूंगा तो 2500। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइएगा 2012 का डाटा। 2012 में लिख रहा है क्रेडिट सेल है 480,000। बताइए क्रेडिट सेल कहां पर आएगी? अकाउंट्स रिसीवेबल में डेबिट साइड। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे, गुड। और इसमें क्लोजिंग डेट ही लिखनी है क्योंकि पूरे साल की सेल है। यहां लिखूंगा, यहां क्रेडिट का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, लिखूंगा सेल्स ही, लेकिन लेनी यहां पर अमाउंट जो है वो सिर्फ क्रेडिट सेल की है। अब ये 480,000 ऊपर भी 1000 है, ये पूरा लिखना है इसी तरह 480,000, इसके 3 जीरो नहीं हटा देने, वो ऑलरेडी इसमें से एलिमिनेट है। फिर लिखता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। बताइए ये कहां जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर 30 जून 2012 यहां कैश आएगा, अमाउंट 432,000। उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स डेबिट साइड पे। बैड डेट्स की डेबिट साइड पर 30 जून 2012, ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल। हाँ जी, Account receivable। रिसीवेबल्स। लेकिन अगर यहां रिसीवेबल लिख रहा हूं तो रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे भी ये आएगा। ये राइट ऑफ करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा ना। ठीक है, अब ये इस साल की सारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई हैं। अब जस्ट मैंने इसको बैलेंस करना, पहला काम रिसीवेबल को बैलेंस करना है, क्योंकि अगर रिसीवेबल की बेस पे सब कुछ निकलना है। ये 530,000 टोटल आ गया, और 530,000 में से आप इस अमाउंट को माइनस कर दो, 438,000, 92,000 आ जाएगा। आई थिंक यस, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बैलेंस कैरी डाउन,
अब सेकंड स्टेप पे इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अलाउंस की कैलकुलेशन करनी है, अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। यहां कोई जरूरत नहीं है वर्किंग बनाने की, जबानी निकल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना कोई स्पेसिफिक अलाउंस है ना कुछ है। सिंपल 92,000 का 5% लूंगा, वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 30th जून 2012 बैलेंस कैरी डाउन 92,000 का 5% लें, ये 4600 आ गया। अब अलाउंस को क्लोज करूंगा ताकि बैड डेट्स आ जाएं, और बैड डेट को फिर फाइनली एसओसीआई को ट्रांसफर कर देता हूं। अब इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है 4600, यही 4600 यहां पे लिखते हैं, इसमें से 2500 माइनस कर दें तो 2100 की अमाउंट आ गई। और ये अमाउंट जो है ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा बैड डेट्स को, और बैड डेट्स की डेबिट साइड पे आ जाएगा अलाउंस, अमाउंट आएगी 2100। फाइनली बैड डेट्स को क्लोज कर दें, और बैड डेट क्लोज होगा एसओसीआई में। इसका इस साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, सारी की सारी अमाउंट 30th जून 2012 को ट्रांसफर हो जाएगी एसओसीआई को 8100। ये एक साल मेरा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब बताओ अगला साल खुद कर लोगे? यस सर, खुद कर लेंगे। यस सर। सेम इसी तरह सबसे पहले आप इसका ओपनिंग बैलेंस लाओगे और अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस जो पिछला क्लोजिंग है। फिर आपने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करनी है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड करना है, बैड डेट रिटर्न ऑफ रिकॉर्ड करना है। सारा रिकॉर्ड करने के बाद रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकालिएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद उसी का 7.5% लेंगे, और 5% जो अलाउंस है वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर अलाउंस का जो डिफरेंस होगा वो बैड डेट्स में जाएगा, और बैड डेट एसओसीआई में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है, ताकि आपके वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होगा, और 5 से हमारे स्पेसिफिक अलाउंस शुरू हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, तो इसको भी होमवर्क के लिए रख दूं या करवाऊं ये भी? सर होमवर्क दे दें, पहले हम ट्राई करते हैं। चले ऐसे करते हैं कि मैं इसको डिस्कस करता हूं, आप ट्राई तो करें, नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस हम क्लास में कर लेंगे। होमर commenced trading on 1st April 2010. He extracted the following list of balances from his sale ledger at 31st March 2011. ये पहला साल एंड हो रहा है। पहले साल के एंड पे वो कहता है जी बार्ट से 200 अमाउंट लेनी है, लीजा से 400 की अमाउंट लेनी है, और अदर अमाउंट 6300 है, यानी टोटल अमाउंट रिसीवेबल 6900 है। ठीक है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल गिवन इन द ईयर टू 31st मार्च 2011। ठीक, ये तो है ओपनिंग, यानी आप कह लो 31st मार्च 2011 को, और बार्ट ठीक है। पहले साल के एंड पर वो लिखता है बार्ट एमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट। बार्ट जो है वो इमिग्रेट कर गया, छोड़ गया, और वो सारे जितने लोगों के पैसे देने थे उसने नहीं दिए। तो बार्ट के से जो हमने 200,000 लेने हैं, बताइए इसका क्या ट्रीटमेंट करूंगा? आप बोलिए, कोई भी स्टूडेंट। ये राइट ऑफ करने हैं, लेकिन ये बैड डेट अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये अलाउंस अकाउंट में जाएंगे। अभी मैंने आपको कंप्रीहेंसिव एग्जांपल करवाई है, उसमें मैंने आपको समझाया था जब भी कोई एक पर्सन बैड होता है, राइट ऑफ होता है, पहला काम ये देखना है इसके अगेंस्ट हमने अलाउंस क्रिएट किया हुआ था। तो आप देख लो ये 200 का अलाउंस इसका क्रिएट हुआ है। ठीक है, और जब अलाउंस क्रिएट हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसको नहीं, इसमें अलाउंस नहीं क्रिएट हुआ, सॉरी ये पहला साल है, सॉरी इसको बैड डेट्स में ले जाओ। ठीक हो गया, ये खत्म हो गया। आगे लिखते हैं लिजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस
अमाउंटिंग टू 100,000। अच्छा, लीजा से हमने अमाउंट लेनी है 400 की, लेकिन 100 का जो लीजा का डिस्प्यूट चल रहा है which had been outstanding for more than 6 months, Homer estimated that Lisa will eventually pay half of the disputed amount। ठीक है, कि होमर ने एस्टिमेट किया कि लीजा जो है आधी अमाउंट पे कर देगी, लेकिन हाफ किसका? हाफ ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, यानी लीजा के अगेंस्ट जो अलाउंस होगा ना वो 400 का 50% नहीं होगा, 100 का 50% होगा। ठीक है, और फिर जनरल अलाउंस यहां नहीं लिखा हुआ, अब एंड पे आइएगा क्वेश्चन में, एंड पे लिखता है रिक्वायरमेंट में, assuming that Homer requires a general allowance for doubtful debts of 5%, write up the bad and doubtful debt expense and allowance accounts for the 3 years to 31st March। इसमें जनरल अलाउंस 5% लेना है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर सकूंगा, तो मैंने आपको साथ डिस्कस किया है 1 साल का। कोशिश करो, नहीं होता तो कल करेंगे इसको। ठीक है, ये फिर दूसरा साल और तीसरा साल नीचे आ जाता है। अगर नहीं करना चाहते इसको, अभी को आपको समझते हो प्रॉब्लम है, बेशक छोड़ दो, कल कर लेंगे इसको। ठीक है, अटेंडेंस अब्दुल मुइज, प्रेजेंट सर। रहमान, अहमद रजा,